दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़बानी पर। आज की कहानी है एक सनराइज नाम का एक कॉलेज होता है। वहाँ की प्रिंसिपल अपने बच्चों को बुलाती है और उनसे कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊँगी। और ये कहते हुए वो रोने लगती है। अब बच्चे सुनते हैं कि नहीं पढ़ा पाओगे, कोई बात नहीं है, ये कहकर बच्चे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर आकर वो आपस में बातचीत करते हैं कि मैडम रो क्यों रही थी। तो 3 बच्चे आपस में बात करते हैं, मैडम क्यों रो रही थी। और एक बार जाके पूछा जाए, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वो इस तरीके से वो रो रही हो। और वो आपस में पहले बात करते हैं, उसके बाद वापस प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं सनराइज कॉलेज के, और जाकर मैडम से पूछते हैं कि मैडम आप पढ़ा नहीं पाओगी वो ठीक है, बट आप हमें बहुत दुखी लग रही हो और क्या कारण है। तो मैडम और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बड़ी इमोशनल होकर बच्चों को बताती है कि मुझसे गलती हो गई है और मुझसे एक हत्या हो गई है और लाश मेरे घर पर पड़ी हुई है। अब ये सुनकर तीनों बच्चे एकदम शॉक हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि मैडम ये क्या बोल रही है। तो वो कंफर्म करते हैं, मैडम आप क्या कह रही हो कि आपने किसी का खून कर दिया, लाश आपके घर पर पड़ी है। कहती है कि हाँ ऐसा ही है, और मैं चाहती हूँ अगर हो सके तो तुम मेरी मदद करो। क्योंकि एक तरीके से वो जानबूझकर, या कह सकते हो आप, उनको रोकर दिखा रही थी और उनको एक तरीके से इमोशनल उनका बेनिफिट लाना चाहती थी। और वो तीनों लड़कों को उस स्कूल की 24 साल की निधि तिवारी, जिसका नाम होता है प्रिंसिपल सनराइज कॉलेज की, तीनों बच्चों को अपने घर लेकर जाती है। और वहाँ से वो बॉडी उठाते हैं और वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर उस बॉडी को वो फेंक देते हैं। फेंकने के बाद घर पर आ जाते हैं और सब चीज़ नॉर्मल इसी तरीके से चलनी शुरू होती है। इधर कोई फैमिली कहीं घूमने जाती होती है टूर पर, रास्ते में किसी को बाथरूम आता है और वो कार रुकवाता है। और जैसे ही वो बाथरूम करने जंगल के अंदर को जाता है सड़क से, तो वहाँ पर देखता है कुछ जल रहा है और कुछ मांस के जलने की बदबू आ रही है। वो बाथरूम कर कर उसके करीब जाता है और जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक लाश जल रही थी। ना ही वहाँ पर कोई शमशान घाट था, ना ही कोई कब्रिस्तान था। वो आकर कार में जो बैठे हुए होते हैं, जब उसकी चीख की आवाज़ सुनते हैं तो भागे हुए उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वो बताता है कि यहाँ पर किसी आदमी की लाश जल रही है। अब वो सब आपस में बात करते हैं और फैसला करते हैं कि पुलिस को फ़ोन करा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम पुलिस को फ़ोन ना करें और हमारी गाड़ी यहाँ से गुजरी है और हम यहाँ पर रुके भी हैं बाथरूम के लिए, तो मोबाइल टावर से हमारा पूरा लोकेशन पुलिस को आ जाएगा कि डंप डाटे में कि हम यहाँ पर रुके थे, तो कहीं उल्टे हम ना फंस जाए। तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन लगता है लोहरा। वहाँ के एसपी होते हैं कुमार चिंता और इंस्पेक्टर यशोधरा मुनेश्वर। जैसे ही फ़ोन आता है, ये सब मौका वारदात पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि लाश बहुत बुरी हालत में है और काफ़ी हद तक वो जल चुकी है और उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और उसकी पहचान भी मुश्किल थी। अब वहाँ पर जाकर फैमिली से पुलिस बात करती है कि तुमने कैसे देखा, क्या हुआ। एक तरीके का पंचनामा होता है, वो करते हैं और बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उस फैमिली को बोलते हैं कि आप अपना नंबर एड्रेस लिखवाइए और आप जा सकते हैं, कभी कोई ज़रूरत हुई तो हम आपसे बात कर लेंगे या आपको बुला लेंगे। फैमिली वहाँ से चली जाती है और पुलिस अपनी तफ्तीश में लग जाती है। सबसे पहला जो काम था पुलिस का यही था कि इसकी पहचान हो गई, ये बॉडी है किसकी। तो पुलिस का वही जो नॉर्मल काम होता है कि सारे पुलिस स्टेशन में ये जानना कि किसी जवान लड़के की जो करीब 30-32 साल के उम्र का कोई व्यक्ति की कोई मिसिंग रिपोर्ट किसी भी थाने में अगर आई हो तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमें एक बॉडी मिली है इस उम्र के व्यक्ति की। जाहिर सी बात है, जब कोई भी आदमी गुम होगा तो किसी न किसी थाने में तो रिपोर्ट कराएगा ही और वहाँ से केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत दूर के रहने वाले होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोग कई कई महीने तक अपने घर पर फ़ोन नहीं करते और उनको लगता है कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहीं पर सो रहे हैं। तो पुलिस के पास ये कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला पुलिस के पास यही होता है कि हर थाने में वो उसकी फ़ोटो और उनकी पहचान बताती है। दूसरा होता है कि सारे अखबारों में फ़ोटो छपाई जाए और पब्लिक को बताया जाए कि गुमशुदा की तलाश, आपने देखा भी होगा छोटे छोटे कॉलम में
अखबारों में ये चीज़ें आती रहती हैं। तीसरा, फिर मुखबिरों को इस बात पर काम पर लगाया जाता है कि कोई गायब हो तो उसका पता करो। और सारी चीज़ में जो एसपी साहब होते हैं, एसपी कुमार चिंता, ये सारी चीज़ें एक तरीके से फैला देते हैं, और उसकी लेकिन कहीं से भी उसका पता नहीं चल पाता कि वो बॉडी है किसकी। इतने में भी एक अजीब चीज़ होती है कि एक शराबी का फ़ोन आता है और वो पुलिस से कहता है कि सर, मेरा एक दोस्त नहीं मिल रहा है, और वो मेरे साथ शराब पीता था और कई दिन से वो आ नहीं रहा है, और मुझे शराब उसके बिना अच्छी नहीं लग रही, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा शराब में जो उसके साथ आता था। और पुलिस वाले को गुस्सा आता है, उसको डांटता है कि हमारा काम यही रह गया है कि तुम शराबियों का सबका ग्रुप मिलाएं और तुम्हें शराब पीने बिठाएं, दोबारा फ़ोन मत करना, ये कहकर पुलिस फ़ोन काट देती है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर उसका फ़ोन आता है, कहता साहब, मेरा दोस्त है जो मेरे साथ शराब पीता है, वो आ नहीं रहा है और मुझे टेस्ट नहीं आ रहा उसके बिना, आप मेरे दोस्त को ढूंढ दो। अब पुलिस वाले फिर, क्योंकि दिमाग में पुलिस के यही होती है कि ये भी शराबी है, वो भी शराबी है, वो भी शराबी है, कहीं इधर उधर पड़ा होगा, और हमारा क्या काम, हम कहाँ शराबियों को ढूंढते फिरे, या कोई शराब के नशे में भी फ़ोन कर रहा हो। मतलब उसको पुलिस थोड़ा ऐसी हल्के में लेती है। लेकिन तीसरे दिन उसका फिर से फ़ोन आता है, और फिर उसका वही सेम लाइन उसकी कि साहब, मेरा एक दोस्त गायब है, वो मेरे साथ शराब पीता था, अब वो कई दिन से आ नहीं रहा है, और उसके बिना मुझे शराब में मज़ा नहीं आ रहा है, जो टेस्ट है वो आ नहीं रहा है। अब वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर जो फ़ोन उठा रहे थे, क्योंकि उसने अलग अलग टाइम पर फ़ोन करा, तो अलग अलग लोगों ने उठाया। जो तीसरा उसने फ़ोन करा, तो जो फ़ोन तीसरा उस पुलिस ऑफिसर ने उठाया, और जब उसने कहा कि मेरा दोस्त नहीं मिल रहा है, तो उसके दिमाग की घंटी बजती है। उसको लगता है कहीं इसी का दोस्त ना हो जिसकी बॉडी हमें मिली है। वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो भेज दो या लेकर आ जाओ, और हम तुम्हारे दोस्त को ढूँढेंगे। अब वो उसकी तस्वीर लेकर वो शराबी वहाँ पहुँच जाता है, और वो दिखाता है कि जी, ये मेरा दोस्त है। अब उस तस्वीर को, और जो जब मौका वारदात पर पुलिस ने उस बॉडी को वहाँ से उठाया था जो जल चुकी थी, तो उठाने से पहले पुलिस वाले सारी तस्वीर वगैरह लेते हैं, प्रेस वालों को बुलाते हैं, फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, कोई सबूत या किस एंगल से पड़ी हुई है, किधर की तरफ उसके पैर है, किधर सर है, तो सारी चीज़ें, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकती है, और किसी भी छोटी से छोटी चीज़ से कई बार केस खुल जाता है। तो चारों एंगलों से उसके जो फ़ोटो थे, जब जो शराबी के दोस्त से उसको मिलाया गया, तो काफ़ी वो मिलता जुलता था। और उसमें एक ये था कि जो टी शर्ट उसमें पहना हुआ था, तो उसका बटन उस बॉडी पर से मिला था, क्योंकि टी शर्ट तो जल गया था। और एक जो उसका अंडरवियर था, जो उसकी मोटी वाली लास्टिक होती है, कुछ थोड़ी बहुत वो मिली थी। जैसे लास्टिक पर लिखा होता है लक्स कोजी या अमूल, इस तरीके से बहुत सारे अमूल माचो। तो ये चीज़ें पुलिस जब देखती है, तो बटन से थोड़ा बहुत उसको डाउट होता है, और वो पुलिस उसको बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढते हैं, कहाँ पे रहता है। वो शराबी कहता है कि चलो मैं उसका घर बताता हूँ। अब पुलिस टीम उसके घर पे जाती है, बेल बजाती है, तो एक 22-24 साल की एक लड़की, महिला, गेट खोलती है, और पुलिस को देखकर एक तरीके से वो सकपका जाती है। अब पुलिस कहती है कि तुम्हारे पति कहाँ पे हैं? अब वो घबराहट में बोलती है कि वो तो बाहर गए हैं। तो पुलिस कहती है ठीक है, बाहर गए हैं, बट वो क्या करते हैं, उनका क्या नाम है? तो बताती है उनका नाम है शांतनु अरविंद देशमुख, और 32 साल की करीब उम्र होती है, और कहती है वो जो स्कूल है सनराइज, वहाँ पर वो टीचर हैं, और मैं उसी की प्रिंसिपल हूँ, उसी कॉलेज की मैं प्रिंसिपल हूँ, और उसी कॉलेज के वो टीचर हैं। और यूपीएससी का कॉलेज होता है, जो उसका मैन उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, ग्रुप भी यूपीएससी के नाम से बनाया था, कि इसको हम बच्चों को क्लियर कराएंगे और बच्चे आईपीएस और आईएएस बनेंगे। तो पुलिस कहती है ठीक है, पुलिस उसका नंबर लेकर आती है, और उसका सीडीआर वगैरह निकलवाती है। तो सीडीआर में पुलिस देखती है कि उसका जो मोबाइल है उसके घर पर ही है, वो कहीं गया ही नहीं है। अब ये देखकर पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है कि जो बंदे का मोबाइल घर पर ही है यार, उसकी वाइफ बोल रही है कि वो कहीं बाहर गए हैं। अब पुलिस दोबारा से सीडीआर निकलवाने के बाद चेक करके दोबारा से उसके घर पर जाती है, निधि तिवारी के, और जाकर बोलती है कि मोबाइल तो आपका आपके घर पर ही है, और हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। अब पुलिस जब उसकी तलाशी लेती है, तो उसी ब्रांड के अंडरवियर जो था वो वहीं पे मिलते हैं, और उसको बटन दिखाया जाता है। और फिर पुलिस को, क्योंकि उस पर शक पहले ही हो गया था, इस बार पुलिस उसको थोड़ा टाइट लेती है और उसको धमकाती है, और उसको थाने लेकर आती है महिला पुलिस के साथ। और वहाँ पर जाकर वो बताती है कि जी, मैंने ही उसका कत्ल करा था,
और मैंने ही उसकी बॉडी को वहाँ पर ठिकाने लगाया था। तो पुलिस पूछती है, तो जो कहानी सामने आती है, कहानी ये थी कि जो सनराइज़ कॉलेज था उसके अंदर ये निधि तिवारी प्रिंसिपल थी और वहीं पर ये टीचर था शांतनु अरविंद देशमुख। और क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में थे, एक टीचर है, एक प्रिंसिपल है, तो दोनों में कहीं न कहीं अटैचमेंट हो जाती है और उनमें प्यार हो जाता है आपस में। अब क्योंकि दोनों की जो जाति अलग-अलग थी, एक तिवारी था और दूसरा देशमुख, लड़की तिवारी थी और लड़का देशमुख था। तो घरवाले राज़ी होते नहीं है शादी के लिए, लेकिन वो घरवालों की मर्ज़ी के बगैर दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और अपना अलग-अलग रहने लगते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि कोई भी अगर आपका दोस्त है, तो वो दोस्ती के लिए तो ठीक है, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसी से कोई रिश्तेदारी करेंगे, तो रिश्तेदारी में वो फिट नहीं बैठेगा। तो वही कहानी इसमें थी। ऐसी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, जो जो रिश्ता उससे बना हुआ है वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर उस रिश्ते को आप आगे बढ़ाओगे तो वहाँ पे वो फिट नहीं बैठता। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई निधि तिवारी और इसके शांतनु अरविंद देशमुख के साथ। क्योंकि जब तक वो प्रेम प्रसंग में थे तो सब कुछ ठीक था, सब सही चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने शादी करी तो कुछ ही महीनों में उन दोनों का प्यार का भूत खत्म हो गया और आपस में उनमें मनमुटाव रहने लगा। क्योंकि जो लड़की थी निधि तिवारी, वो प्रिंसिपल थी और उससे उम्र में छोटी थी और उस स्कूल में वो टीचर था। तो वहाँ पर उसको आदेश देती थी, उस पर एक तरीके से ऑर्डर चलाती थी। उसको बुरा लगता था कि मेरी पत्नी होकर मुझसे ऊँचे ओहदे पर है। और दूसरा उसको ये था, घर पर आकर फिर वो सारी खुन्नस उससे निकालता था, उसको मारता था, पीटता था। अब निधि तिवारी ने फिर उसके पैसे बंद कर दिए और फिर वो शराब पीने लगा। अब वो उसी अपने शराबी दोस्त के साथ, जिसने पुलिस को फ़ोन करा, वहाँ पर उसके साथ अपने शराब पीता और अपने घर की प्रॉब्लम जो उसके दुखड़े थे वो सुनाता और दोनों में उनमें अच्छी दोस्ती हो गई और डेली के ड्रिंकर वो हो गए। अब यहाँ पे निधि तिवारी बताती है कि जब मैं काफ़ी उससे परेशान हो गई, तो मैंने सोचा अब इससे छुटकारा पाना है। तो उसने घर पर ही नेट पर ये सर्च करना शुरू कर दिया कि ज़हर कैसे बनाया जाए। क्योंकि अगर बाहर से कहीं से ज़हर खरीदा, तो अब हर मेडिकल स्टोर पर या जो भी दुकानें होती हैं, सब पर सीसीटीवी फुटेज है और सारी चीज़ें हैं, तो उसको लगा कि बाहर से खरीदना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है घर पे भी तैयार हो जाता हो। तो घर पे जब उसका सर्च करती है तो उसको पता लगता है कि धतूरा और पैरासिटामोल अगर मिलाई जाए, उसकी क्वांटिटी कुछ अलग है, जो मैं बता नहीं सकता। 2-3 चीज़ हैं जो मिलाई जाएँ तो वो ज़हर बन जाता है। तो वो कहीं से इन चीज़ों का अरेंजमेंट करती है और पैरासिटामोल मिलाती है धतूरे में, और जैसे ही शांतनु अरविंद देशमुख घर आता है, तो उसको बोलती है कि आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, अगर आप कहो तो मैं आपको मैंगो शेक बना देती हूँ। अब ये सुनकर थोड़ा वो शौक होता है कि जो मेरे साथ सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी, आज इतने प्यार से मुझे मैंगो शेक बनाने के लिए कह रही है। तो वो क्योंकि पहले ही नशे में होता है, तो कहता है ठीक है बना दो। अब वो मैंगो शेक बनाती है और उसमें जो उसने वो ज़हर घर पर ही बनाया था, उस ज़हर को उसके अंदर मिला देती है और उसके बाद वो शांतनु अरविंद देशमुख जी को वो ज़हर का गिलास, जो मैंगो शेक का गिलास पूरा पिला देती है। और वो इस बात से बिल्कुल अनजान कि मेरी धर्मपत्नी, जो हम आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, उसको दूर दूर तक ऐसा लगता नहीं है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या कर देती है। और वो बड़ी बेफिक्री से वो पूरा गिलास पी जाता है और कुछ ही देर में ज़हर अपना असर दिखाना शुरू करता है और वो तड़पने लगता है और वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा है और चिल्ला रहा है। क्योंकि मौत इतनी आसानी से आदमी की नहीं आती। अगर उसको फांसी पर भी लटकाया जाता है तो ये बताते हैं करीब 13 मिनट में उसका पूरी तरीके से दम निकलता है। और वो तड़फता है, अपने पेट को खरोंचता है, क्योंकि ज़हर जब अंदर कोई नुकसान करेगा, कोई आंत वगैरह कुछ काटेगा या कोई जो भी चीज़ है, और जब वो काम करना बंद करेंगे तभी इंसान की मौत होगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो खा लेगा और खाते ही आदमी उसको मर जाएगा। कुछ ना कुछ वो अंदर डैमेज करेगा, कोई आंत है या कोई भी ऑर्गन्स हैं आदमी के, जब उनको डैमेज करेगा वो कटेंगे, फटेंगे या जलेंगे अंदर, जो भी होगा। क्योंकि जो ज़हर होता है अंदर ब्लास्ट करता है, छोटे-छोटे छाले इस तरीके के होते हैं उसमें, तो तभी आदमी मरता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ से इंसान मरता है वो ज़हर से ही होता है। अगर उसके ये बताते हैं, अगर उस टाइम उसके हाथ छोड़ दिए जाएँ, तो ये भी हो सकता है कि वो अपने पेट को चाकू से खुद ही फाड़ ले, इतनी अंदर आग उसके अंदर पेट के अंदर लगती है। तो बहुत तड़पता है, तो वो उसके हाथ पकड़ लेती है और
पानी उसको पीने नहीं देती। इस तरीके से मतलब थोड़ी देर में वो दर्द से करा कर फिर वो बेहोश होता है और बेहोश होने के बाद वो मर जाता है और वो ये सब देखती रहती है। उसके बाद फिर वो अपने शिकवे शिकायत उसको सुनाने शुरू करती है कि हम पहली बार मिले थे और कैसे हमने आपस में हमने प्यार हुआ और सब कुछ हमारा ठीक चल रहा था, लेकिन तुमने ऐसा करा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा, तुम मुझे मारते थे, पीटते, मतलब उसमें मरे हुए जो बॉडी पड़ी है उसके साथ फिर वो अपनी एक तरीके से भड़ास निकाल रही है। अब सुबह हो जाती है, वो बिल्कुल इसी तरीके से तैयार होकर अपने कॉलेज में सनराइज में चली जाती है और जाने के बाद अब उसको यही था कि अब जो 24 साल की लड़की है, अब इतनी एक आदमी की बॉडी को उठाकर या किसी कार में या रिक्शे में डालना एक औरत के बस की बात है नहीं। अब उसको ये था कि इसको बाहर कैसे निकालें, क्योंकि अब क्योंकि बॉडी के अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी और वो पकड़ी जाएगी। अब वो वहाँ पर अपना यूपीएससी वाला दिमाग लगाना शुरू करती है और वो सोचती है क्यों ना जो स्कूल में ही लड़के हैं जो ठीक ठाक हैं उनको ही इसमें शामिल करा जाए। और वो वहाँ पर जाकर उनको बुलाती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, और जानबूझकर उनके सामने रोती है जो वो पूछे कि क्या बात है। और वो बिल्कुल अपने प्लान में बिल्कुल पास होती है, उनको तीनों को इमोशनल एक तरीके से अपने अंदर करती है और उनको घर लाती है और वहाँ से फिर वो तीनों उसको करीब 15 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाते हैं और वो फेंक कर आ जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद में फिर उसके दिमाग में निधि तिवारी का ये आता है कि अगर बॉडी मिल गई और उसकी पहचान जल्दी हो गई तो मैं जल्दी पकड़ी जाऊंगी। अब वो घर से कोई जलाने की चीज़ पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेकर कट्टी से फिर दोबारा से वहीं पर जाती है जहाँ पर बॉडी डंप की थी और वहाँ पर जाकर उस बॉडी के ऊपर वो पेट्रोल या जो मिट्टी का तेल था वो डालती है और उसमें आग लगाती है और उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। लेकिन जो लोग पिकनिक पर जा रहे थे उनको बाथरूम लगा और उन्होंने देखा कि क्योंकि उस टाइम वो जल रही होती है तो इसीलिए उसमें बदबू आती है। क्योंकि अगर वो जल चुकी होती तो उसके बाद जो भी बॉडी थोड़ी बहुत बचती तो जो जंगली जानवर है उसको वो खा जाते, तो हो सकता इस केस को खुलने में ज़्यादा टाइम लगता और थोड़ा डिले हो जाता। लेकिन जो क्राइम है वो खुलना तो है ही है कभी ना कभी। तो इस तरीके से जो उसका दोस्त शराबी था उसने फ़ोन करा और ये चीज़ खुली। और एक लड़की जो आपस में बढ़िया उनकी ज़िंदगी चल रही थी, प्यार मोहब्बत चल रहा था, वो सब अब वो जेल के अंदर है। और जो 3 लड़के जो उनके माँ-बाप हैं वो इतने डरे हुए हैं, सबसे बड़ी दहशत उन्हीं के लिए है। क्योंकि चलो उसका तो पति था, उसने अपने पति को मार दिया, लेकिन जो उनके बच्चे थे, उन पर अगर मर्डर केस लग गया, तो वो कहाँ उनकी कौन-सी सरकारी नौकरी लगेगी या कहाँ वो आईपीएस या यूपीएससी कहाँ पास कर पाएँगे वो। तो आदमी भरोसा किस पर करता है? माँ-बाप जो भरोसा करते हैं, टीचर पर करते हैं और अच्छे से अच्छा स्कूल चुनते हैं और उसमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल थी, उसी ने उनको एक तरीके से अपराधी बना दिया। तो ख़ैर वो सब अरेस्ट और पूछताछ उनकी जारी है। अब आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वो करेंगे आपके साथ। बाकी आपको कहानी ये कैसी लगी इस पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव ज़रूर दें। और अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपना बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।